और अब बात महायुद्ध की कर लेते हैं। अमेरिका ने ईरान से मांग की कि वो हॉर्मुज स्ट्रेट को खुला घोषित करे। ये अमेरिका मांग कर रहा है ईरान से जहाजों पर हमले बंद करे और ये सार्वजनिक रूप से गारंटी दे कि वहां से गुजरने वाले जहाजों को बिना किसी टोल के सुरक्षित मार्ग मिलेगा। अमेरिकी प्रशासन ने कहा है कि तेहरान में सत्ता के लिए चल रही अंदरूनी खींचतान की वजह से किसी समझौते पर पहुंचना और उसे बनाए रखना मुश्किल हो गया है। ईरान के साथ मौजूदा हालात के बारे में पत्रकारों को जानकारी देते हुए नाम न बताने की शर्त पर अमेरिकी अधिकारियों ने कहा कि इस हफ्ते फिर से हमले तब शुरू हुए जब ईरान के कट्टरपंथियों के गुट ने तेहरान और वॉशिंगटन के बीच हुए संघर्ष विराम को नाकाम करने की कोशिश की। ये अमेरिका कह रहा है। अब आप समझिए कि यह घटनाक्रम ऐसे समय में हुआ है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को सोशल मीडिया पर कहा कि वो अंतरिम संघर्ष विराम समझौते को खत्म मानते हैं, उसे मानते ही नहीं, उसका कोई लेना देना नहीं। साथ ही उन्होंने कहा कि अमेरिका युद्ध को स्थायी रूप से खत्म करने के मकसद से बातचीत जारी रखेगा। अधिकारियों ने शुक्रवार को कहा कि ट्रंप अमेरिकी वार्ताकारों को ईरान के साथ समझौता करने के लिए सीमित समय दे रहे हैं, यानी लिमिटेड टाइम के अंदर सारी चीजें आपको करनी होगी। लेकिन आगे आने वाली चुनौतियों की ओर इशारा करते हुए उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अगर बातचीत विफल रहती है तो राष्ट्रपति के पास कई विकल्प मौजूद हैं, यानी इस दौरान भी वो धमकी देते हुए नजर आए। लेकिन इन सब के बीच ईरान से युद्ध को लेकर ट्रंप का बड़ा बयान सामने आया है। ईरान के साथ सीजफायर खत्म हो चुका है। ईरान के साथ सीजफायर खत्म हो चुका है, ये डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं। ईरान ने बातचीत जारी रखने के लिए कहा है। ईरान की तरफ से ये अगर ट्रंप की माने तो गिड़गड़ाने की बात जो है वो कही जा रही है कि ईरान ने गिड़गड़ाया है कि वो बातचीत जारी रखना चाहते हैं। ईरान से हमारी बातचीत जारी रहेगी, डोनाल्ड ट्रंप ने ये बातें तमाम कही। और इसी पर चर्चा करने के लिए तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े। हमारे साथ ग्रुप कैप्टन आशीष सहाय रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर जुड़े हैं। डॉक्टर अजिताभ सिंह विदेश मामलों के जानकार हैं। मनोज कुमार जी भू राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर जुड़े हैं। सभी को बहुत बहुत गुड मॉर्निंग और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। इस चर्चा की शुरुआत अजिताभ जी आपसे करते हैं। ट्रंप का ये लास्ट वार्निंग के तौर पर इसको देखें कि एक तरफ आपने हमले कर दिए और फिर कह रहे हैं कि कोई एक गुट है इंटरनली जो ये नहीं चाहता है कि बातचीत हो, लेकिन मैं जो पिक्चर देख पा रहा हूं वो यही है कि मंशा इनकी भी साफ नहीं है। वो भी यही चाह रहे हैं कि अपना दबदबा कायम रहे, अपने प्रेशर के जरिए जो है इसका समाधान निकाला जाए। जी बिल्कुल, आपने सही कहा आशीष जी। देखिए, ये दबाव की राजनीति और एक तरह से मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने की और लगातार ट्रंप की मंशा शुरू से रही है और उसका अभी भी वो कर रहे हैं। निश्चित रूप से वो निराश, हताश हैं और एक तरह से कह लीजिए कि परेशान भी हैं कि इतने कोशिशों के बावजूद, और कोशिश दोनों तरह की, एक तरफ सैन्य आक्रमण इतने जबरदस्त किए, दूसरी तरफ आर्थिक नाकाबंदी की, उसके बाद भी रिजल्ट जो अभी जो दिख रहा है ढाक के तीन पात वाली बात है। ऐसे में उनका एक फ्रस्ट्रेशन तो निकलना स्वाभाविक है और ईरान दूसरी तरफ वो भी मानने को तैयार नहीं है। तो अब जो लेटेस्ट खबरें यही है कि कतर के निगोशिएटर्स ऑलरेडी ईरान में हैं, तेहरान में कोशिश मान मनव्वल की बात हो रही है। हाँ। अब ईरान कितना तैयार होता है ये तो समय बताएगा। बिल्कुल, ईरान तैयार होता नहीं होता सर। अब तो सुपुर्दे खाक कर दिया गया है मनोज जी, और आपको लग रहा है कि इसके बाद से ईरान का वो वक्त आ गया कि अब वो जवाब देना शुरू करेगा। हालांकि 2 दिन के हमलों के बाद फिलहाल के लिए शांति दिख रही है अभी तक, जब तक मैं आपसे बातचीत कर रहा हूं। ये युद्ध जो है नॉर्मली अमेरिका और ईरान के बीच बहुत सालों से है, लगभग 50-60 साल से है। तो इतना जल्दी सोल्यूशन इसीलिए लग रहा है कि नहीं हो पा रहा है। और दोनों में जो मंशा देख पा रहे हैं आप मनोज जी कि वो मंशा है इन लोगों की कि सॉल्यूशन निकाला जाए, या ये वही चल रहा है कि नहीं हमले के जरिए ही जो है समाधान निकालने की कोशिश है? दोनों सोच रहे हैं कि बस मैं जीत जाऊं। अमेरिका सोचता है कि पहले जीत करके मैं यहाँ से निकलूं और ईरान सोचता है हम जीतने नहीं देंगे, क्योंकि अगर ईरान यहाँ पे हार जाता है तो फिर तरह तरह का फिर सैंक्शन जो अमेरिका लगाएगा, और जो भी इकोनॉमिक्स हम लोग देखते हैं सैंक्शंस लगाता है, कोई भी कंट्री के साथ रिलेशनशिप नहीं बनेगा। तो ईरान के लिए भी एक बहुत बड़ा संकट है कि
विदाउट अपने आधार पे अगर वो इस बातचीत के दौरान अगर सोल्यूशन नहीं होता है तो ईरान के लिए और परेशानी हो सकता है, क्योंकि मिडिल ईस्ट कंट्रीज में नॉर्मली हम लोग देखते हैं कि ईरान जो है एक आइसोलेशन में रहता है, इसका नेबरिंग इसके साथ भी कोई संबंध नहीं है। इसका यही कारण है कि चूंकि ईरान जो है मिडिल ईस्ट में अमेरिका जो है मिडिल ईस्ट में जो है डोमिनेट करता है और एक दूसरे को लड़ा लड़ा करके अमेरिका अपना वहाँ पे सिक्का जमाता है, तो स्वाभाविक है कि ये बहुत मुश्किल है ईरान के लिए कि वह कोई भी अमेरिका कुछ भी बोले और उसको समझौता कर ले। वही जो है अब अमेरिका के लिए ये है कि मिडिल ईस्ट में उसका दबदबा पहले से बना रहे। अब वो अपने ऑडियंस को चाहे रिपब्लिकन के ही जो रिप्रेजेंटेटिव है उनको अब क्या बोलेंगे कि जो ओबामा ने जो पीस डील किया था उससे कम में तो जो है डोनाल्ड ट्रंप नहीं मानेगा, उससे कुछ न कुछ रूप से साइकोलॉजिकल वे में भी कोशिश करेगा कि ईरान मान जाएगी जो भी ओबामा के साथ जो डील हुआ था उससे ज्यादा मिलेगा। और ठीक है, अब वापस लौटेंगे सर। एक जरूरी सूचना जरा दर्शकों से साझा कर लेते हैं। अमेरिका का ईरान को लेकर अल्टीमेटम देखने को मिला है। होर्मुज पर ईरान को अल्टीमेटम दिया गया। कहा जा रहा है कि अपना आधिकारिक रुख जो है वो साफ करे। होर्मुज खुला रखने का सार्वजनिक ऐलान की मांग जो है वो किया गया। अपना रुख नहीं बदला तो गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। ये अल्टीमेटम अमेरिका की तरफ से ईरान को दिया गया है होर्मुज को लेकर। आशीष सर, 2 दिन बहुत बढ़िया फायर होता है, हमले होते हैं, चाहे किसी की तरफ से भी हो। और अब जो मैं देख पा रहा हूं कि पहले ईरान बहुत एग्रेसिव था और अब जो अमेरिका एकदम फ्रंट फुट पर आ गया है, जिसका जिक्र मैं डे 1 से कर रहा हूं कि वो टाइम ले रहा है, बीच बीच में टाइम ले रहा है और अब टाइम लेकर एकदम नई प्लानिंग शायद मैं वो महसूस कर पा रहा हूं और वो दिख रहा है कि वो बेहद एग्रेसिव होकर हमले कर रहा है और अब सब कुछ अपने अकॉर्डिंग चाह रहा है। आशीष, पिछले कुछ घंटों से 24 घंटे से ज्यादा शांति तो चल रही है। इसका कारण बैकफुट पर आना नहीं है, इसका कारण है जो बहुत मेजर हमले किए थे अमेरिका ने, उसमें इस बार का प्राइमरी टारगेट था इनकी स्मॉल गन बोट्स। ज्यादातर हमले जो शिप्स पे हो रहे थे वो इन छोटी गन बोट्स जो कि बहुत ज्यादा हाई स्पीड हैं, उनको 100 नॉट्स से ज्यादा की, जो कि समुद्र के लिए बहुत तेज मानी जाती है, उनको इंटरसेप्ट करना मुश्किल होता है किसी भी सी बॉर्न जहाज से। तो इसको एरियल हिटिंग से करीब 60 से ज्यादा, ऐसी इंफॉर्मेशन है कि 60 से ज्यादा इन गन बोट्स को इन हमलों में अमेरिका ने मार दिया है। इसके अलावा जितने भी प्रोजेक्टाइल लॉन्चिंग स्टेशन थे उनके, या मिसाइल लॉन्चिंग स्टेशन जो कोस्टल एरियाज में थे, जहां से ये जहाजों पे शिपिंग पे हमले कर रहे थे आईआरजीसी वाले, उनको भी अच्छे से हिट किया गया। बहुत मैसिव 80+90 हिट्स बहुत ज्यादा होती हैं 24 घंटे में। तो इस वजह से ईरान अभी आईआरजीसी शांत है। दूसरा, सक्सेस और विक्ट्री में फर्क होता है आशीष। विक्ट्री नोशनल, कौन किस नजरिए से देख रहा है। ईरान कह सकता है हम जीते, अमेरिका कह सकता है हम जीते, लेकिन मिशन सक्सेस, इस वॉर का अगर सक्सेस देखा जाए, ऑब्जेक्टिव्स अचीव किया या नहीं, तो डिग्रेडेशन ऑफ ईरानी मिलिट्री हुआ कि नहीं हुआ, उनका न्यूक्लियर प्रोग्राम डिले हुआ कि नहीं, अच्छा खासा हुआ, मिसाइल प्रोग्राम डिले हुआ कि नहीं, अच्छा खासा हुआ, और प्रॉक्सी सपोर्ट, यही 4 मुद्दे आशीष शुरू से रहे हैं। प्रॉक्सी सपोर्ट भी अच्छा खासा 80 to 90% खत्म हो गया। तो इट हैज बीन अ सक्सेसफुल मिशन, अमेरिका की तरफ से सक्सेसफुल मिशन है। विक्ट्री वी कैन कीप फाइटिंग की कौन जीता कौन हारा, तो इन दोनों शब्दों में बहुत ज्यादा फर्क है। और हम ये जानते हैं कि इस मिशन को सक्सेसफुल माना जाएगा क्योंकि चारों ऑब्जेक्टिव्स 80-90% तक अचीव हो चुके हैं अमेरिका की तरफ से। रह गई अब इसके आउटकम की बात। सारा मुद्दा आशीष हॉर्मुज पे टिक गया है, क्योंकि सक्सेस के बावजूद अगर हॉर्मुज कॉम्प्रोमाइज हो गया, आईआरजीसी वहां अपना दखलंदाजी एस्टैब्लिश कर लिया, जो कि 28 फरवरी से पहले नहीं था, तो इसको ईरान अमेरिका की हार दिखाएगा। ये मेजर मुद्दा है और इसी वजह से इट इज नॉट अ बैड आइडिया कि सीज फायर खत्म करो, एक अच्छे से 5 साल और का डिग्रेडेशन करो, सारे ब्रिजेस, सारे इनके न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, एनर्जी प्लांट्स, सैलिनेशन प्लांट्स को हिट करो, खार्ज को क्रिपल करो और वहां से विड्रॉ कर जाओ। B-52 बॉम्बर्स या इनके मेजर रिफ्यूलर्स काफी कुछ अब गल्फ से वापस यूएस की तरफ जाते पाए गए पिछले 24 घंटों में, विच इज एन इंडिकेशन कि एक लास्ट हिट करके वहां से ये निकलना चाहेंगे। इजराइल लेबनान में जो कर रहा है वो भी एक सक्सेस स्टोरी है, 20 वर्षों से वो नहीं कर पाए,
सिर्फ गाजा में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा रहे थे, अब वो लेबनान सदन में अच्छा खासा इन्फ्लुएंस कर चुके हैं, डिग इन कर चुके हैं। और हिजबुल्लाह कोई रिस्पांस पिछले 20-25 दिनों में नहीं दे पा रहा है एक्सेप्ट वन ऑड मिसाइल, जबकि पहले ये बराबर का रिस्पांस होता था। तो बचा गल्फ नहीं है में सर। चीजें मैं जो पढ़ पा रहा हूँ रिपोर्ट्स वो है, मेरे को शायद यही लग रहा है कि शायद वहां पर अब जो संख्या थी वो बहुत कम होती हुई नजर आ रही, यानी जिसका आपने जिक्र किया विक्ट्री एंड मिशन कंप्लीट वाला और सक्सेस एंड विक्ट्री वाला, उसमें इसराइल अपना कामयाब होता हुआ नजर आ रहा है। बड़ी खबर जरा साझा कर लेता है। अमेरिका ने ईरान के सामने नई शर्तें रख दी हैं, होर्मुज में हमले रोकने का सार्वजनिक ऐलान मांगा है, जहाजों पर हमले बंद करने की मांग की गई है, साथ ही साथ बिना टोल बिना रुकावट आवाजाही की मांग की गई है, अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग की सुरक्षा पर जोर दिया गया है और होर्मुज पर ईरान से आश्वासन मांगा गया है। अजताब जी, ये मांग अमेरिका की तरफ से की गई है, लेकिन 28 फरवरी के बाद से उससे पहले की जो तस्वीर थी वो होर्मुज को लेकर ये था कि कंट्रोल नहीं है, वो सबके लिए है, लेकिन अब जो पिक्चर है वो कंट्रोल वाली बात आ गई है। ऐसे में ये आश्वासन अमेरिका की तरफ से मांगा गया ईरान से। देखिए, ये आश्वासन कहने को है, ये तो ऑलरेडी एमओयू में है इसकी बात कि कोई भी आक्रमण ईरान की तरफ से या अमेरिका की तरफ से नहीं होगा। ये तो पहला पॉइंट ही एमओयू का है कि आप पूरी तरह से सीज फायर पूरे एरिया में करेंगे, चाहे वो लेबनान हो चाहे वो हॉर्मुज का एरिया हो, लेकिन अटैक तो हो रहे हैं। एक तरफ इजराइल दो सीज फायर के बावजूद, लेबनान में देखिए आशीष जी 2 सीज फायर हैं, एक अमेरिका और लेबनान का है और दूसरा एमओयू जो ईरान के साथ है, उसके बावजूद भी वहां लगातार इजराइल के अटैक हो रहा है। दूसरी तरफ हॉर्मुज में उस पे सिगंजा अपना कसने के लिए ईरान बार बार वहां अटैक करता है और फिर छोटे छोटे शिप्स पे उसने जो 3 किए और उसकी वजह से अभी देखा कितने बढ़ गए थे। तो ये पूरी कवायद जो है हॉर्मुज पे कैप्चर की है, क्योंकि हॉर्मुज ऐसा ब्लैंक चेक एक तरह से अमेरिका ने ईरान को दे दिया है जिसको वो कभी भी इनकैश कर सकता है, और ऐसा वो बार्गेनिंग चिप है जो डेटरेंस भी है और एक तरह से कहिए गारंटर भी है। मुझे लगता है कि देखिए, भरोसे की कमी कंटिन्यू है, ईरान को भरोसा नहीं है कि अमेरिका ने जो भी एमओयू में प्रॉमिस किया है वो सारे कहीं झूठ का पुलिंदा ना साबित हो जाए, 300 अरब डॉलर का वो सपना ही ना रह जाए, क्योंकि अमेरिका तो ऐसे देने से रहा। राष्ट्रपति ट्रंप इतने ट्रांजैक्शनल हैं, बिजनेसमैन है कि वो तो एक छदाम नहीं देंगे अगर उनको कुछ फायदा नहीं दिखेगा तो। ऐसे में ये शर्तें कि भाई ईरान लिख के दे और माने, सार्वजनिक ऐलान करे, सार्वजनिक ऐलान तो पहले से है, ये सिर्फ एक मनोवैज्ञानिक दबाव की नीति है, क्योंकि ईरान कहीं ना कहीं इस जो जनाजे की जो कूटनीति हुई है उससे ईरान और सशक्त होके निकला है। ईरान अब देखिए उसने दिखा दिया, 4 करोड़ से ज्यादा लोग इस जो अंत्येष्टि की यात्रा थी उसमें शामिल हुए। ईरान से लेके इराक तक 4 करोड़ लोगों का सैलाब उसके साथ है। उसने दुनिया को दिखा दिया कि वो यूनाइटेड है, वो सॉलिडिटी उसके पास है, उसको एक वैलिडिटी भी ईरान की जनता ने दे दिया है। एक तरह से वो इससे और ज्यादा अब बार्गेन की स्थिति में है, ऐसा उसको लगता है। ठीक है, एक और बड़ी खबर सर, सॉरी आपको इंटरप्ट कर रहा हूं सर, ये जरा जानकारी साझा कर लेता हूं। दक्षिण लेबनान में इसराइल का बड़ा हमला जो है देखने को मिला, यानी इसराइल की नाराजगी जो है अब तक या कहें अपने टारगेट अचीव करता हुआ इसराइल नजर आ रहा है। दक्षिण लेबनान पर कहर लगातार बरपा रहा है। इस बार नबाहती जिले में कार को निशाना बनाया गया, इसराइली ड्रोन स्ट्राइक सड़कम पहुंचाए और इसके बाद इलाके में अफरा तफरी का माहौल है। हमले के नुकसान की जानकारी का इंतजार फिलहाल किया जा रहा है। मनोज जी, छोटा सा रिएक्शन आपका इस पर। इसराइल, दुनिया भर में कुछ भी हो रहा, अमेरिका ईरान कुछ भी कर रहे हो, लेकिन इसराइल तटस्थ है अपनी बात पर, अपने सपने पर और अपने टारगेट्स को लेकर। पिछले 2 दिनों से जो अमेरिका ने हमला किया है वो ईरान पे, अब जो है इजराइल को एक मौका मिल गया है कि अब जो फिर से वो जो है सदर्न लेबनान में फिर से वो हमला करे और जो भी वार्ता हुआ था, जो भी एग्रीमेंट हुआ था, वो अब उसको फिर से वो वायलेट करेंगे। और जिस तरह से यही भी बात आ रही है कि डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू से बात हुई है, तो ऐसा लग रहा है कि एक स्ट्रेटजी के तहत तो बात हुई होगी कि आने वाले समय में अब किस तरह से अप्रोच रहेगा, किस तरह से उसका प्रोटेक्शन भी किया जाएगा, क्योंकि ईरान जो है वो
अभी तो सिर्फ जो है अमेरिकन बेस पे ही जो है जो हमला कर रहा है, वो फिर आने वाले समय में इजराइल पे भी वो कर सकता है। तो इस तरह का वार्ता हुए थे, एक स्ट्रेटजी के तहत ऐसा लग रहा है कि इजराइल ने फिर से शुरू किया है। अब दोनों कंट्रीज के लिए एक इशू हो जाता है कि इलेक्शन दोनों के सामने है और दोनों जो है वो किसी न किसी रूप में इस युद्ध से जीत करके ही हटना चाहता है। तो एक बहुत बड़ा चैलेंज है इजराइल के लिए भी। हम लोग देखें, ऐसा लग रहा है कि अमेरिका पे फिर से जो है इजराइल का एक दबाव आ गया कि फिर से जो है युद्ध शुरू किए, क्योंकि बीच में ऐसा लग रहा था कि नेतन्याहू के खिलाफ जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने एक स्टेटमेंट दिया था और लग रहा था कि अब ज़्यादा ही जो है रिलेशन खराब होने जा रहा है अमेरिका और इजराइल के बीच। लेकिन इस तरह का फिर से हमला होना, और हालांकि ये हमला जो है शुरुआत ईरान के साइड से हुआ है और इसको सिर्फ अमेरिका ने एक बहाना मार के फिर से वो कंटिन्यू कर दिया है। अब आने वाले समय में फिर से एक रास्ता सामने आ रहा है कि अब दोनों देशों के बीच फिर से बात होगा, लेकिन सबसे पहले जो है स्ट्रेट हॉर्मुज़ को पहले खोलना पड़ेगा। बिल्कुल, यही चीज़ बातचीत की ही उम्मीद से सारी चीजें चल रही हैं और बातचीत का क्या परिणाम निकलेगा या नहीं निकलेगा वो तो तब होगा जब बातचीत होगी ढंग से। वो भी तो नहीं हो रही, वो भी एक बहुत बड़ी समस्या है। इस बीच एक और बड़ी खबर, ईरान ने परमाणु ठिकानों के निरीक्षण से पूरी तरह से इनकार कर दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता की तरफ से यह बड़ा बयान सामने आया। कहा जा रहा है कि हमलों में 36 साइटों की जांच नहीं होगी, संवेदनशील ठिकानों का निरीक्षण नहीं होने देंगे। यूएनएससी प्रस्ताव 2231 पर भी ईरान का बड़ा बयान सामने आया। कह रहे हैं कि प्रस्ताव 2231 कानूनी वैधता खो चुका है। आशीष सर, ईरान के परमाणु ठिकानों के निरीक्षण से इनकार करना, ये क्या मैसेज देने की कोशिश है या क्या है इसके पीछे मंशा? साथ ही साथ ये 2231 वाला जो प्रस्ताव है, ये क्या, अगर आपको पता हो तो थोड़ा सा दीजिएगा, क्योंकि समय भी हमारे पास लिमिटेड है। छोटे में कवर करता हूं आशीष जी। ये जो परमाणु संयंत्र हैं, ये बिजली उत्पादक संयंत्र हैं। ये बात कर रहे हैं जो खार्ज आइलैंड से लिटिल टू द ईस्टर्न साइड कोस्टल एरिया, जहां आपने नाम सुना होगा, वो रशियन न्यूक्लियर पावर स्टेशन है। रशिया ने बिल्ड किया है, रशिया ऑपरेट करता है ईरान के साथ मिलके। उस पे हमला हुआ है और उस न्यूक्लियर पावर स्टेशन के डायरेक्टर ने बोला है कि ये हमला पावर स्टेशन पे नहीं हुआ है, बाउंड्री वॉल पे हुआ है। लेकिन अमेरिका और कुछ टीम्स वहां पेनिट्रेशन चाहती थी कि वहां कौन लोग रहते हैं, कैसे मैनेज कर रहे हैं, क्योंकि वहां यूरेनियम एनरिचमेंट नहीं हो रहा है। वो एक न्यूक्लियर प्लांट है जिससे बिजली बनाई जाती है। तो ये बुशेर नाम सुना होगा आपने, ये एक प्राइमरी टारगेट था अमेरिका का फेज 2 के लिए, कि अगर फिर से लड़ाई शुरू करनी पड़ेगी तो सबसे पहले बुशेर प्लांट को उड़ाया जाएगा। काफी वृहद है, काफी बड़ी मात्रा में बिजली जनरेट करके ईरान को दिया जाता है। तो इसका निरीक्षण मना इसलिए किया गया है क्योंकि हो सकता है कि यहाँ कुछ ऐसे कार्य भी हो रहे हो अंडर द कवर ऑफ मेकिंग सिविल पावर, यू नो, पीसफुल एनर्जी बनाने के साथ साथ वहां अंदर कुछ अगर रिसर्च या एनरिचमेंट चल रही होगी तो ये बाहर की टीमों को नहीं चाहते। ये जो 31 वाली डील की बात करें, एक देयर इज अ अंडरस्टैंडिंग आईएईए के तहत यूनाइटेड नेशंस की कवर में, जिसमें म्यूचुअल इंस्पेक्शंस परमिट होते हैं कि आपस में हम एक दूसरे का, अगर बायलैटरल इश्यूज हैं, कुछ शक है और ग्लोबल लेवल पे अगर हमें कुछ जांच करनी है तो हम इसमें जो लोग सिग्नेटरीज हैं उनके एसेट्स को इंस्पेक्ट कर सकते हैं। लेकिन इन द इंटरिम पीरियड इन चीजों का अब आशीष कोई मतलब, जी आप कुछ कह रहे हैं? जी सर, समय बस इतनी है, इतने का ही इजाजत देता है। बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए। आगे मैं जरूर इस पर चर्चा करूंगा आपके साथ। फिलहाल जुड़ने के लिए और अपनी राय रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन हाजिर होता है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।